सीतापुर गांव में हरिया अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब थी। वो बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। हरिया का एक बेटा भी था जो बाहर शहर में काम करता था। एक दिन हरिया अपने घर के अंदर बैठा होता है, तभी उसके घर जमींदार चुन्नीलाल आता है। हरिया बाहर निकल, तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए हैं। तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। हरिया चुन्नीलाल की आवाज सुनकर बाहर आता है और जमींदार से बोलता है, दया कीजिए सरकार, कल मेरा बेटा शहर से लौटने वाला है। मेरे बेटा के आते ही मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेज दूंगा और आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। कितने सालों तक आपने इंतजार किया है, सिर्फ 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। बस अब बहुत हो चुका। तुम्हें बहुत मोहलत मिल गई। हर बार तुम यही बोलते हो कि तुम्हारा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव में कदम तक नहीं रखा। लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना ही नहीं चाहते और ना ही तुम्हारा कोई बेटा आने वाला है। मैं अब कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, नहीं तो इस घर से बाहर निकलो। नहीं सरकार, दया कीजिए। अगर 2 दिन में आपके पैसे नहीं मिले तो हम खुद यह घर छोड़ देंगे, लेकिन 2 दिन रुक जाइए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर तुम्हें भी इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। पुष्पा घर के बाहर आती है और हरिया से कहती है, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना पिताजी? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकलवा देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज वह बहुत गुस्से में था। आपने देखा नहीं, वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, अमर ने कहा है वो आता ही होगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही मैं जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद हरिया के घर एक आदमी आकर बोलता है, अरे हरिया, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था, उस कारखाने में बहुत भीषण आग लगी थी, जिसमें उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे, सारे के सारे बहुत बुरी तरह से जल गए। और खबर मिली है कि उसमें से कोई नहीं बचा और उसी कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर हरिया के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 2 दिन बाद उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। अरे भाई साहब, जरा सुनिए तो, ये हरिया का घर कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? तुम कौन हो और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप भी जानते ही होंगे कि हरिया के बेटे के कारखाने में आग लगने की वजह से मृत्यु हो गई थी। बेचारा दूसरे दिन गांव आने ही वाला था। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारा धन जमा कर लिया था। वह सब लेकर घर आने वाला था। उससे पहले यह दुर्घटना हो गई और कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे दिए हैं। मैं उसके वही पैसे उसके पिता हरिया जी को देने आया हूं। ये सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वो सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही हरिया हूं और इससे पैसे ले लूं। वैसे भी हरिया ने मुझसे कर्जा लिया है, वह खुद तो मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसे ले लेता हूं, जिससे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा, ये हरिया तक पहुंच ही ना पाए। अरे भाई, मैं ही हरिया हूं और जिसकी बात तुम कर रहे हो वह मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। ये लीजिए आपकी अमानत, अब मैं चलता हूं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वो सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो सूटकेस खोलकर देखता है, उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं। जमींदार ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। इधर हरिया को दुखी मन से अपनी बेटी से बोलता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो पूरी तरह से अमर के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है। अमर ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं?
कभी कभी लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। अगर होते तो हमारे साथ इतना सब नहीं होता, जबकि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ ना कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। पुष्पा दूसरों के घर में काम करने और खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पुष्पा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का एक लड़का जमींदार के घर आता है। वो पुष्पा की ओर देखता है और पुष्पा को पसंद करने लगता है। तभी वहां जमींदार आ जाता है। क्या आपने पहचाना? मैं आपके दोस्त हरिवंश राय का बेटा हूं। मेरा नाम मोहन है। अरे बेटा मोहन, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए चेहरा थोड़ा पहचान में नहीं आया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहां भेजा था। वही जमीन देखने के लिए मैं आया था। इस सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। अच्छा, तो तुमने अभी कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी कारोबार देख लेता हूं। अब पिताजी से ज्यादा काम नहीं हो पाता। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए ज्यादातर काम मैं देख लेता हूं। ये तो अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तो कुएं पर मैंने एक लड़की को देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? अभी जब मैं आ रहा था तो आपके घर के सामने जो कुआं है, इस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या बता सकते हैं वो कौन है? रुको मोहन बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूं। जमींदार बाहर जाकर कुएं की ओर देखता है तो कुएं पर उसे खुद की ही लड़की लाडो दिखाई देती है। पुष्पा वहां से जा चुकी होती है। अरे मोहन बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम पूछ रहे हो वह मेरी ही बेटी है। सिर्फ एक पॉज। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे लगा। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, आप कैसे हैं? मोहन बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है मोहन बाबू को मेरी लड़की पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी लड़की इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग मुझे और कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। तभी मोहन बोलता है, चलिए चाचा जी, मैं अब निकलता हूं, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, एक दो दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर मोहन वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है और मुझे उसी से शादी करनी है। मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वह आपके गांव के दोस्त है ना, जिनके यहां आपने मुझे आज भेजा था। उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। सिर्फ 5। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। वह तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बिल्कुल मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूं और वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन मोहन के माता पिता और मोहन जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त हरी, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है। तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है यार। याद है हम दोनों ने साथ में ही कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया। आज तो तूने मुझे बहुत खुश कर दिया, जो अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूं। अरे चुन्नीलाल, मोहन की वजह से हमें अभी आना ही पड़ा। दरअसल मोहन को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उससे शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। यह सुनकर जमींदार बहुत खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है, हाँ हाँ हरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। हमने उसे देखे बरसों हो गए। जब हमने उसे देखा था तो वह 5 वर्ष की थी। तभी चुन्नीलाल अपनी बेटी को आवाज लगता है और बोलता है, अरे बेटा लाडो, जरा यहाँ तो आना। देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। जैसे ही लाडो बाहर आती है, मोहन उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उसी दिन देखा था,
ये वह लड़की नहीं है, वह लड़की कोई और थी। ये आप क्या बात कर रहे हो मोहन बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था, ये वही लड़की है। ठीक से देखिए। शायद आप भूल गए, ये वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने गुलाबी रंग के सलवार सूट में एक लड़की को देखा था। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं मोहन बाबू ने उसे फटीचर हरिया की लड़की पुष्पा को तो नहीं देख लिया? उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी, और शायद मोहन बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ भी करके हरिया और उसकी पूरे परिवार को इस गांव से भगा देना होगा, इससे पहले कि मोहन बाबू उसे गांव में जाकर ढूंढ ले। ठीक है मोहन बाबू, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। मोहन, तुम ये क्या बात कर रहे हो? हम तुम्हारे कहने पर आए थे। तुमने कहा था कि तुम्हें चुन्नीलाल की लड़की पसंद आई है, और हमें चुन्नीलाल की लड़की बहुत ज्यादा पसंद है। और तुम पता नहीं किस लड़की की बात कर रहे हो। हमें तो यही लड़की पसंद है, और मेरी यही इच्छा कि मेरे दोस्त के यहाँ ही तुम्हारा रिश्ता हो। और लाड़ों में क्या कमी है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह चुन्नीलाल जी की लड़की नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन देखा था। चलो चुन्नीलाल, अब हम चलते हैं। तुम्हें हमने तकलीफ दी, उसके लिए हमें माफ कर देना। नहीं हरी, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मेरे ही सुनने या समझने में गलती हो गई हो, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ दूं। इतना कहकर मोहन और उसके माता पिता अपने घर चले जाते हैं, और घर जाकर हरी अपने लड़के मोहन से बोलता है। अरे मोहन, तुमने इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त चुन्नीलाल को कितना बुरा लगा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह चुन्नीलाल जी की लड़की नहीं थी, वह कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी भी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से ही शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने उस दिन देखा था। पर मोहन, बात वह नहीं है। बात यह हो रही है कि मेरे दोस्त का तुमने अपमान किया है, और तुम पता नहीं किस लड़के की बात कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं लाड़ों से बिल्कुल शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता नहीं है। कहां ढूंढोगे तुम उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। अगर 7 दिन में तुमने उस लड़की को ढूंढ लिया तो ठीक, वरना तुम्हें चुन्नीलाल की लड़की से ही शादी करनी होगी। ठीक है पिताजी, आप जैसा ठीक समझे। इधर चुन्नीलाल को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। चुन्नीलाल अपने गार्डन में बैठे हरिया को गांव से भागने के बारे में सोच रहा था। मोहन बाबू को इस पूरे गांव में उस फटीचर हरिया की ही लड़की पसंद आनी थी। मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। कहां वह भिखारी की लड़की, और कहां मेरी बेटी? उन्होंने उस भिखारी लड़की के लिए मेरी लड़की को ठुकरा दिया। यह मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की जगह वह पुष्पा कभी नहीं ले पाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे पहले मोहन बाबू दोबारा यहां आए, उससे पहले मैं हरिया को धक्के मार के इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। फिर मजबूरन उन्हें मेरी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे मैं तो भूल ही गया, हरिया को तो पता ही नहीं है कि उसके बेटे के जो पैसे शहर से एक आदमी लेकर आया था वह मैंने ले लिए हैं। मैं इस बात का फायदा उठा सकता हूं। मैं कल ही जाकर उसे लिया हुआ पूरा कर्जा लौटाने को कहता हूं। इससे लोगों को भी शक नहीं होगा, और मैं उसे कर्ज ना लौटने की वजह से गांव से भगा दूंगा। उसका पूरा घर हड़प लूंगा और उसे गांव से बाहर निकाल दूंगा। दूसरे दिन चुन्नीलाल हरिया के घर जाता है, और हरिया को बाहर से आवाज लगता है। हरिया, बाहर आओ। मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा 2 दिन पता नहीं कब आएगा। बेचारा किस्मत का मारा हालात से जूझता हुआ हरिया घर से बाहर आता है। हरिया, तुम मेरे अच्छा होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप बैठा हूं कि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है, और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद तुम्हारे यहां नहीं आया, पर तुम्हारी राह देख रहा था।
पर तुम तो मेरे अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला। एक तो मेरे सारा कर्जा लौटा दो, और वैसे भी मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मोहलत दे दी है। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहां से लौटाऊंगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास, तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो चुका। नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए, मैं रास्ते पर आ जाऊंगा। मैं इतने दिन से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सिर पर बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली कर दो और यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं मेरे लोगों को कहकर तुम्हें घर से धक्के मारकर बाहर निकलवा दूं। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घर काम करके जमींदार के पैसे नहीं लौट पाएंगे। हमें यह घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली, और मेरी वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलों से सामना करना पड़ रहा है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों के सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? इतना कहकर पुष्पा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। और इसी के चलते पुष्पा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और इसी वजह से अपने पिताजी का लकड़ी बेचने का काम पुष्पा संभाल लेती है और किसी तरह से घर चलाने लगती है। पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर पुष्पा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर पुष्पा जंगल से नहीं लौटी। इसी वजह से पुष्पा के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं, पुष्पा को अभी तक आ जाना चाहिए था, पर वह अभी तक नहीं आई। कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई। मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना सोचकर हरिया पुष्पा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में हरिया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पुष्पा घर पहुंच जाती है। तभी मोहन पुष्पा को ढूंढते ढूंढते हरिया के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है। मोहन हरिया को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो हो ना? अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तो तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे बेटा, मैं अपनी बेटी पुष्पा को ढूंढने के लिए जंगल में जा रहा था। वह लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपका घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ठीक है बेटा, यदि तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने झोपड़ी का रास्ता दिखाता हूँ। फिर दोनों वहां से चल देते हैं। तभी अचानक मोहन हरिया को लेकर पुष्पा के घर के अंदर आता है और जैसे ही मोहन की नजर पुष्पा पर पड़ती है, पुष्पा को देखकर मोहन को बहुत बड़ा धक्का लगता है और मन ही मन बहुत खुश भी हो जाता है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्रिया, आज तूने मेरी सुन ली। अगर मैं आज इस बाबा की मदद नहीं की होती तो मैं यहां तक कभी पहुंच नहीं पाता। धन्यवाद ऊपर वाले, जो तूने मुझे इस लड़की से मिला दिया, वरना मुझे चुन्नीलाल की लड़की से शादी करनी पड़ती। पिताजी, आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ चले गए थे? जब पता है आपको कि आपकी तबीयत सही नहीं है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम ठीक तो हो ना? शाम बहुत हो गई थी, तुम नहीं थी, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढने बाहर गया था। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गए था और मैं बीच राह पर गिर गया था। तभी इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहां नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर इस जंगल में इस ऐसी छोटी सी झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? तब हरिया अपनी सारी आप बीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी बता देता है और अपना बेटा कारखाने की आग में खो दिया यह भी बताता है। यह सुनकर मोहन को बहुत बुरा लगता है। बाबा, वह कारखाना मेरा ही था, मैं ही उसे कारखाने का मालिक हूं।
दरअसल तकनीक की खराबी की वजह से वह आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे गए थे, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 2 लाख रुपए भिजवाए थे। क्या आपको वह पैसे नहीं मिले? बेटा, यहां तो कोई भी नहीं आया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। अगर मिल जाते तो तुम ही सोचो हम यहां जंगल में वो क्यों होते। ये सुनकर मोहन को धक्का सा लगता है। मोहन बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने आदमी को कहकर पूरे पैसे भिजवाए थे। जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा। बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवाकर रहूंगा। फिर मोहन वहां से चला जाता है। अपने घर पहुंचकर मोहन अपने आदमी से सारी पूछताछ करता है। नहीं साहब, मैंने वह पैसे सबको नहीं दिए। मैंने वह पैसे हरिया नाम के आदमी को दिए हैं। उसने ही कहा था कि उसका नाम हरिया है, और मैंने वो सूटकेस उनके पास दे दिया था और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए? हाँ साहब, मैं अगर उसे देख लूं तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 घंटे का वक्त देता हूं। पूरे गांव में पता करो कि वह पैसे तुमने किसे दिए, और मुझे जल्द से जल्द वह इंसान चाहिए जिसके तुमने वह पैसे दिए। ठीक है साहब, मैं अभी जाकर उस आदमी को ढूंढता हूं। आपकी तरफ चल देता है और चुन्नीलाल के घर जाता है। चुन्नीलाल अपने घर के बाहर बैठा था। वो वही खड़े एक आदमी से उसका नाम पूछता है। अरे राम राम भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया है भाई साहब, आप अपना बताओ, आप कैसे हो? मेरा भी बढ़िया है। वो भाई साहब कौन है जो पीछे टेबल में बैठे हैं? अच्छा, वो हमारे गांव के जमींदार है, बहुत बड़े आदमी हैं। खैर, उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें उनसे कुछ काम है क्या? नहीं भाई, बस ऐसे ही सामने बैठे दिखाई दिए तो पूछ लिया। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूं। नाम पता करके वो वहां से चला आता है। मालिक, मैंने पता कर लिया, उस आदमी का नाम हरिया नहीं चुन्नीलाल है, और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे झूठ कहा था कि वो हरिया है, और सारे पैसे मुझे ले लिए थे। इतना बड़ा धोखा मैं सोच भी नहीं सकता कि जमींदार इतना गिर सकता है। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर पुष्पा के घर वालों को गांव से बाहर निकाल दिया, ताकि मैं उसे कभी ढूंढ ना सकूं और मेरी शादी उसकी लड़की लाड़ो से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं इसे कैसे सबक सिखाना है। फिर मोहन अपने आदमी को लेकर वहां से चला आता है और जमींदार के घर जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, साहब, यही है जिसने मुझे कहा था कि मैं हरिया हूं। मैंने इसी को पैसे दिए थे। ये सुन जमींदार के पसीने छूट जाते हैं। चाचा जी, ये सब आपने किया है, मुझे तो यकीन नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है अमर के पिताजी को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें इस गांव से बाहर निकाल दिया। आपने तो इनसे सारे पैसे ले लिए थे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। वह मोहन के सामने बहुत शर्मिंदा हो जाता है। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में आ गया था और अपनी बेटी के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने उस लड़की के बारे में बताया, तभी मैं पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, पुष्पा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और पुष्पा और उसके पिताजी को इस गांव से निकाल दिया, ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी हरिवंश राय वहां पर आ जाता है। उसे भी यह सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर मोहन और उसके पिताजी पुष्पा के घर जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को देते हैं और उसके पिताजी से पुष्पा का हाथ भी मांगते हैं। क्या आप अपनी लड़की की शादी मेरे बेटे के साथ कर सकते हो? मेरा बेटा आपकी लड़की को बहुत पसंद करता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मेरा बेटा आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। साहब, आज मुझे भगवान पर भरोसा हो गया कि भगवान होते हैं। हमारे साथ इतने सारे अत्याचार हो रहे थे, मेरा तो भगवान पर से भरोसा ही उठ गया था।
मैं अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से जरूर करवाऊंगा। हरिवंश राय जी पुष्पा और हरिया दोनों को अपने घर ले आते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो देखा प्यारे दोस्तों, झोपड़ी में रहने वाली कैसे महलों में रहने लगी। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उसकी ईमानदारी और सच्चाई। तो आप लोग भी ईमानदारी और सच्चाई से काम करो। उचित समय आने पर आपको वह सब मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। परंतु मेरे दोस्तों, अभी ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। अभी दूसरी तरफ जमींदार चुन्नीलाल के सीने में प्रतिशोध की अग्नि जल रही थी। वह हरिया और पुष्पा से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। यदि आपको जमींदार का बदला वाली भी कहानी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। हम आप लोगों की डिमांड में कहानी का दूसरा पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप लोग ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करते रहो। बस उचित समय का इंतजार करो, आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत की है। धन्यवाद।